फ्रांसवा बर्नियर का जन्म फ्रांस के एटियाओं में हुआ। कहाँ? एटियाओं, फ्रांस के एटियाओं में हुआ। इनका जन्म 1620 में हुआ। ये मुगल दरबार में 1656 में आए। उस समय मुगल दरबार में जो शासक थे उनका नाम है शाहजहां। वही शाहजहां जिसने अपनी मुमताज के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। तो उसके दरबार में 1656 में फ्रांसवा बर्नियर आया। इससे पहले हम दो और यात्री के विषय पढ़ चुके हैं। ये हमारे दूसरे यात्री हैं। ये पेशे से क्या थे? जब पेशे की बात करें तो चिकित्सक थे, इसके अलावा दार्शनिक थे और इतिहासकार। ये चिकित्सक भी थे, इस नाते थे शाहजहां के बड़े पुत्र जिसका नाम है दारा शिकोह, उसका चिकित्सक भी रहे। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक कौन थे? तो फ्रांसवा बर्नियर। ये भारत आए तो भारत की प्रत्येक चीज का तुलना यूरोप एवं फ्रांस से करने लगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की तुलना किससे की है? तो आपका जवाब होना चाहिए यूरोप एवं फ्रांस। भारत को यूरोप से विलोम तथा निम्नतर बताया। आपने जो भी यात्रा में बताया अपनी पुस्तक जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने भारत को यूरोप के तुलना में हर एक मामले में नीचा बतलाया, कम बतलाया, हीन बतलाया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हर एक मामले में नीचा दिखाने की कोशिश किया है इस पुस्तक में। इसने फ्रांसवा बर्नियर ने इसने यहाँ के विषय बताया कि यहाँ के जमीन के जो मालिक होते थे, भूस्वामी जो होते थे मुगल काल में, यहाँ मुगल का शासन चल रहा था और उस समय जो जमीन के मालिक थे, भूस्वामी जो थे, वो बादशाह ही हुआ करते थे। बादशाह अर्थात उस समय जो राजा थे उनको बादशाह कहा जाता था। तो राजा ही जमीनों के मालिक होते थे। यहाँ पर निजी भूस्वामित्व जैसी कोई चीज नहीं थी, मतलब जमीन के कोई मालिक नहीं होता था, बल्कि राजा ही जमीन का मालिक होता था। निजी भूस्वामित्व नहीं था। यहाँ पर किसान जमीन के मालिक नहीं होते थे। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है, इस वजह से यहाँ पर व्यक्तिगत घाटा भी होता था और राजकीय घाटा भी। अगर निजी भूस्वामित्व रहेगा तो निजी भूस्वामित्व के कारण जो किसान है वो अपने खेतों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसकी सिंचाई बढ़िया से करेंगे, उसका देखरेख समय समय पर करेंगे, उसमें खाद डालेंगे। लेकिन निजी भूस्वामित्व नहीं होने के कारण किसान भी खेतों के प्रति उदासीन होते थे। वे जानते थे कि हम अपने ज़मीन को अपने बेटे को नहीं दे सकते, तो इसका इतना देखरेख करने की क्या ज़रूरत। इस वजह से उत्पादन भी कम होता था, जिससे उत्पादन कम तो व्यक्तिगत फायदा भी और राजकीय फायदा भी कम होता था, यानी राजकीय घाटा भी होता था इन लोग को और व्यक्तिगत घाटा भी होता था। इस पुस्तक में और भी जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब जो जमीन के मालिक होते थे, जो जमींदार होते थे, इन किसानों से, मजदूरों से जब टैक्स मांगने आते थे खेत के बदले, और जब वो किसान टैक्स नहीं पूरा कर पाते थे तो जमीन तो जाता ही था, साथ ही साथ मुफ्त में अपने बेटों को भी दान स्वरूप दे देना होता था। उनके बेटे उनके साथ चले जाते थे और फिर मुफ्त में काम करने में लग जाते थे। तो दोनों जमीन भी जाता था और संतान भी खो देते थे। कौन? किसान लोग। ये बताते हैं अपने इस यात्रा वृत्तांत में जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर कि यहाँ पर भारत में मध्यम वर्ग लोग हैं ही नहीं। या तो यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं या तो बहुत गरीब हैं, या तो बहुत अमीर हैं या तो पूरी तरह से दरिद्र हैं। यहाँ मध्यम वर्ग लोग नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा फ्रांसवा बर्नियर की यात्रा वृत्तांत में भारत में कौन से वर्ग लोग नहीं थे इसकी जिक्र करता है, तो मध्यम वर्ग। ठीक है। मुगल साम्राज्य का वर्णन हर एक दृष्टिकोण से इन्होंने निम्नतर किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य का वर्णन जो फ्रांसवा बर्नियर ने किया उसको विस्तार पूर्वक बताइए। फ्रांसवा बर्नियर के मुगल साम्राज्य का विवरण को बताएं तो आपको बताना होगा कि ये इन्होंने अपनी पुस्तक में हर एक दृष्टिकोण से यूरोप से निम्नतर बताया है भारत को। यहाँ बताया है कि यहाँ के नगर विनिष्ट है, मतलब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कैसे बर्बाद हो चुके हैं? यहाँ की हवा जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। हवा में जहर फैल चुका है। यहाँ की हवा में खास करके जो दिल्ली वाला इलाका है वहाँ पूरी तरह से जहर फैल चुका है। अभी भी देखते हैं ये हाल है। और जो खेत हैं वो झाड़ीदार हो चुके हैं, मतलब खेतों में झाड़ियाँ हैं, खेत साफ सुथरा नहीं। अच्छा, इसका कारण क्या रहा होगा कि निजी भूस्वामित्व नहीं होने के कारण। तो खेत जो है झाड़ीदार हैं तथा
घातक दलदल है, उसका प्रवेश ठीक से नहीं होगा, पानी निकासी नहीं होगा, तो वहाँ पानी जमा रहेगा और जमा जमा क्या हो जाएगा, दलदल बन जाएगा। तो यहाँ की जो जमीन है वो घातक दलदल है और इन सब की वजह है कि निजी भूस्वामी का नहीं होना। इन्होंने इसी पुस्तक में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में बताया कि यहाँ पर कई प्रकार की कुप्रथा का प्रचलन है, कई सिस्टम ऐसे हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, जैसे सती प्रथा। आप लोग सती प्रथा के विषय जानते हैं। जब भारत में ऐसा सिस्टम था कि जब किसी व्यक्ति, किसी पुरुष व्यक्ति की देहांत हो जाता था तो साथ में अपना सतीत्व प्रकट करने के लिए साथ में उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, ताकि अब जन्मों जन्मों तक दोनों पति पत्नी साथ रहें। तो ये प्रथा था साथ में जलाने का, तो ये बड़ा ही खराब था। यहाँ ये शहरों के विषय में कहा गया कि यहाँ पर शहर वहीं लगते थे जहाँ पर राजकीय दरबार होता था, वहीं शहर बसता था। इस पुस्तक में इसने वर्णन किया है कि सीमित जगह पर ही राजकीय दरबार लगते थे, मतलब नगर होता था, जहाँ राजकीय दरबार होता था वहीं पर नगर होता था। जबकि अल-बरूनी अबुल फजल ने इस बात को नकारा है कि ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सीमित व्यापार एवं उत्पादन होता था, सीमित लोग ही व्यापार करते थे और सीमित उत्पादन होता था, कोई बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था। बात करें इस सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने किया, कब? 1829 में। इसी ग्रंथ में फ्रांसवा बर्नियर ने वर्णन किया है कि लाहौर की एक घटना का जिक्र करते हैं कि लाहौर की एक 12 वर्ष की लड़की थी जिसके पति का देहांत हो गया, तो जबरदस्ती लोगों ने उसे पकड़ के जलती हुई चिता में डाल दिया। वो लड़की नहीं चाहती थी, फिर भी जबरदस्ती सतीत्व प्रकट करने के लिए जबरदस्ती 12 वर्ष की लड़की को जलती चिता में डाल दिया गया। इसी प्रकार से सती प्रथा चलता था, लोग पकड़ के आते थे ढोल नगाड़े बजाते हुए और जलती चिता में स्त्रियों को डाल दिया जाता था। वो चिल्लाती रहती थी लेकिन ढोल नगाड़े इतने बजते थे कि उसकी शोर का कोई परवाह नहीं करता था। इसी प्रथा को खत्म करने वाले महान पुरुष का नाम है राजा राम मोहन राय और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है विलियम बेंटिक। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने मुगल काल के निरंकुश शासन का उजागर किया है। फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत को देखकर उन्होंने बताया कि भारत में निरंकुश शासन था। मॉन्टेस्क्यू एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत का वर्णन कार्ल मार्क्स ने किया है। एशियाई उत्पादन शैली मतलब उत्पादन कौन ज़्यादा कर सकते थे, कौन कम कर सकते थे, तो इसका निर्धारण सोने चांदी के माध्यम से होता था। इस बात का जिक्र किया कि जिसके पास जितना सोना या चांदी रहेगा वो उतना ही ज़्यादा उत्पादन कर सकता है, शिल्प का निर्माण कर सकता है। तो एशियाई उत्पादन शैली का वर्णन जो है कार्ल मार्क्स ने किया। इसे ध्यान रखेंगे, चीज़ें हैं अगले क्लास में देखेंगे।